जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास ना कार्डिक आउटपुट। ठीक है ना। कार्डिक आउटपुट जैसे कि मैंने पहले इसका भी डिफिनेशन आप लोगों को बताया था कि कार्डिक आउटपुट क्या है। कि मतलब ये है कि जितना ब्लड आपका हार्ट पर मिनट में बाहर फेंके उसको हम कहेंगे कार्डिक आउटपुट। यानी द अमाउंट ऑफ ब्लड योर हार्ट इज पंप्ड इन ईच मिनट इज कॉल्ड कार्डिक आउटपुट। ये हम कार्डिक आउटपुट की डिफिनेशन सिंपल जो हम कहते हैं कि ये कार्डिक आउटपुट का डिफिनेशन। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि वो अमाउंट ऑफ ब्लड वो इजेक्ट करे पर बीट में, इसको हम कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कार्डिक आउटपुट होगा वो पर मिनट होगा, वहां पे पर बीट होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो कार्डिक आउटपुट के जो अहम डिटरमाइंट है वो ये चार है। ठीक है ना। चार चीजें ये आप लोग जहन में रख लें। एक ये कि हार्ट रेट, ठीक है। दूसरा कंट्रेक्टिलिटी, तीसरा आफ्टर लोड, चौथा प्री लोड। ये कैप से याद रखो, CAP कैप, ये निमोनिक है इसके लिए। कि चार ऐसे फैक्टर्स जो हमारे पास कार्डिक, ये फोर फैक्टर्स डिटरमाइन कार्डिक आउटपुट। चार चीजें। ठीक है। हार्ट रेट, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा। कंट्रेक्टिलिटी इंक्रीज होगी, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा। आफ्टर लोड अगर इंक्रीज है तो कार्डिक आउटपुट पे क्या असर होगा? ये जवाब मुझे कौन बताएगा? मुझे बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने आफ्टर लोड को इंक्रीज किया तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज या डिक्रीज? जल्दी बताएं मुझे। ये मुझे रानी बताएगा क्योंकि कल इससे भी मैंने पूछा था। जल्दी बताएं मुझे कि अगर मैं आफ्टर लोड को इंक्रीज कर लूं तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अरे क्या कहते हैं, आफ्टर लोड इंक्रीज होगा। कार्डिक, हाँ, आफ्टर लोड इंक्रीज हुआ है तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अगर आफ्टर लोड इंक्रीज होगा तो कार्डियक और डिक्रीज होगा। वेरी गुड, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा। वो इसलिए डिक्रीज हम्म। होगा क्योंकि कल भी हमने इस चीज को हमने एक्सप्लेन किया था। हमने यही कहा था कि जब हम्म। भी अगर आपके पास कोई रेजिस्टेंस, यानी आफ्टर लोड का क्या मतलब होता है कि आपका वेंट्रिकल जो है ना वो अगेंस्ट द रेजिस्टेंस काम करे। अब फॉर एग्जांपल उसका जो हमने एग्जांपल कल दिया था कि हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन जो है ना, अब आपके इयोटा में जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कार्डिक आउटपुट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आगे जो रास्ता है ना हाइपरटेंशन की वजह से, या स्टीनोसिस हुआ है, इयोटिक स्टीनोसिस हुआ है, उसकी वजह से जो है ना वो हमारे पास क्या हो रहा है, क्योंकि आगे ब्लॉकेज आ रही है। अब हार्ट जो है ना वो कंट्रेक्टिलिटी कर रहा है लेकिन कार्डिक आउटपुट कम जा रहा है। ठीक है ना। तो हम इसी, कल हमने यही कंडीशन पढ़ा था ना कि जब भी आपके पास स्टीनोसिस हो या आपके पास हाइपरटेंशन हो तो जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज होगा। ये हमने पढ़ा था क्योंकि आगे जो है ना वो ब्लड बाहर जो है ना वो नहीं निकल पा रहा है। तो इसी वजह से आफ्टर लोड, ये इसका जो है ना एक फैक्टर ये भी है कार्डिक आउटपुट का कि अगर आप आफ्टर लोड को इंक्रीज कर देते हो तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, और अगर आफ्टर लोड आप डिक्रीज कर देते हो तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो है ना हार्ट रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कार्डिक आउटपुट, यानी हार्ट रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंट्रेक्टिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आफ्टर लोड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। और अगर प्री लोड जो है ना, प्री लोड को मैं अगर इंक्रीज कर लूं, और प्री लोड का हमने कहा था कि यानी वेनस रिटर्न जो है ना इसको हम प्री लोड भी कहते हैं, ये हमने पढ़ा था ना कल परसों। तो जो प्री लोड है, अगर मैं प्री लोड को इंक्रीज कर देता हूँ, वेनस रिटर्न को इंक्रीज कर देता हूँ, तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तनवीर बताएगा मुझे ये। तनवीर बताए मुझे कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल प्री लोड को इंक्रीज कर लिया है, वेनस रिटर्न को मैंने इंक्रीज कर लिया, हार्ट की तरफ ब्लड ज्यादा आ रहा है, तो कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा या कम होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा। क्योंकि ज्यादा ब्लड आ रहा है। मैंने जैसे अभी पहले भी मैंने बताया
कि जब भी आपके पास, क्योंकि फ्रैंक स्टार्लिंग इक्वेशन हमें यही कहता है ना, फ्रैंक साहब ने हमें यही बताया है ना कि जितना ब्लड आएगा उतना ज्यादा निकलेगा, जितना कम आएगा उतना कम निकलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो देखें चार हाँ चीजें आप लोगों ने जहन में रखना है। कौन कौन से? हार्ट रेट डायरेक्टली रिलेशन है कार्डियक आउटपुट का। अगर हार्ट रेट इंक्रीज होगा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, कंट्रेक्टिलिटी इंक्रीज होगी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, आफ्टर लोड इंक्रीज कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, प्री लोड इंक्रीज कार्डियक आउटपुट इंक्रीज। ठीक है ना, तो ये जो तीन है, हार्ट रेट, कंट्रक्टिलिटी, प्री लोड, ये तीनों जो है ना, इस ये अगर ज्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा, और अगर आफ्टर लोड जो है ना वो ज्यादा होगा तो ये कम होगा, और अगर आफ्टर लोड डिक्रीज हो तो फिर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज। ठीक है, तो ये तीनों जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आफ्टर लोड जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया, चार अहम बातें हमने कार्डियक आउटपुट के बारे में की। कार्डियक आउटपुट का जो फॉर्मूला है, जो इक्वेशन है, वो ये है कि कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम और मल्टीप्लाई बाई हार्ट रेट। ठीक है ना, तो डिफिनीशन अगर आप लोगों को याद हो ना, तो जो इक्वेशन है ना, वो जो जो फार्मूला है, ये जो हम कहते हैं कि ये इक्वेशन, तो ये फिर इजी है क्योंकि आप उसी डिफिनीशन से निकाल सकते हो। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि कार्डियक आउटपुट जो है ना वो क्या है, मतलब आपका जो अमाउंट ऑफ ब्लड है आपका हार्ट इजेक्ट कर देता है पर किस में, पर मिनट में, उसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं ना। तो जो कार्डियक आउटपुट जो इजेक्ट ब्लड कर देता है, जो बाहर फेंक देता है, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम ही कहते हैं ना। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम, और हाँ इस टाइम आपका हार्ट जो है ना वो ब्लड बाहर फेंकता है, क्योंकि जब आपका हार्ट कंट्रैक्ट हो, हार्ट रेट हो, तो हार्ट रेट इंक्रीज हो तो ब्लड जो है ना वो बाहर निकलेगा। तो कहने का मकसद ये कि आप डिफिनीशन से ये निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो जो कार्डियक आउटपुट का जो फार्मूला इक्वेशन है वो ये है कि कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम एंड टू हार्ट रेट। ठीक है, तो ये देखे ना, अच्छा मैंने नहीं लिखा है, कोई नहीं, खैर आप यहाँ पे लिख सकते हो, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इन टू हार्ट। वहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है भैया, हाँ हार्ट रेट के सामने। हाँ, ये लिखा हुआ है ना ये। ठीक है ना, तो ये हम्म। कार्डियक आउटपुट है हमारे पास। ठीक है ना, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक हो गया, फिर इसके बाद जो है ना स्ट्रोक वॉल्यूम की तरफ हम आते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम, देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ना, जैसे कि हमने पहले बताया है कि भाई वॉल्यूम इन ब्लड, वॉल्यूम की तरह हम बात करते हैं ब्लड, कि ये इजेक्ट करे ईच वेंट्रिकल ईच बीट, वो कार्डियक आउटपुट पर मिनट का, ये पर बीट है। ठीक है, समझ आ गया। अगर मैं स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करूं, इसका जो वो है, अगर आप लोगों को ये समझ आ गया तो फिर आपको ये भी समझ आ रहा है, क्योंकि देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम में क्या होता है कि आप ब्लड बाहर फेंक देते हो, तो जो आपके हार्ट में जो ब्लड होता है, यानी कंट्रेक्टिलिटी से पहले, यानी सिस्टली से पहले जो ब्लड आपके वेंट्रिकल में मौजूद होता है, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, एट्रिया से ब्लड नीचे वेंट्रिकल की तरफ आया है। अब आपका हार्ट कंट्रैक्ट नहीं हुआ है, ड्यूरिंग डायस्टली रिलैक्स पड़ा हुआ है, सिस्टली की बात मैं नहीं करूं, बिफोर सिस्टली की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो ब्लड होगा उसको हम क्या कहेंगे, एंडास्टॉलिक वॉल्यूम। ठीक है ना, और ये ब्लड जो है ना तकरीबन 140 ml होता है, फिर ये बाहर जो है ना वो हार्ट जो है ना वो फेंक देता है। तो जब बाहर फेंक देता है ना, तो फिर थोड़ा बहुत ब्लड जो है ना वो पीछे रह जाती है, क्योंकि हम पूरा ब्लड जो है ना वो बाहर नहीं फेंक देते। अगर हम पूरा ब्लड बाहर फेंकेंगे तो ये कोलैप्स हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत जो है ना ब्लड पीछे रह जाती है। ठीक है, तो ये जैसे मैंने ब्लड बाहर फेंका, इसको मैं सिस्टली कहूंगा, क्योंकि ड्यूरिंग सिस्टली आपका जो हार्ट है ना उसने कंट्रैक्ट किया और ब्लड बाहर फेंक किया। फिर इसके बाद जो ब्लड ड्यूरिंग सिस्टली आपने ब्लड बाहर फेंका, इसके बाद जो ब्लड रहती है आपके आपके वेंट्रिकल में, उसको हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहेंगे। तो ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और ये एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम एक दूसरे से माइनस करेंगे, इसको हम कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। समझ नहीं आया? समझ आ गया है? समझ आ गया भाई। हाँ, समझ आ गया, समझ आ गया। ठीक हो गया, चले आगे चलते हैं। हम्म। ठीक हो गया। अब देखें
इसके बाद जो है ना, ये तो हमने खैर स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट के बारे में हमने बात की। अब हम आते हैं ना स्ट्रोक वर्क की। स्ट्रोक वर्क, अब स्ट्रोक वर्क क्या है? इसका मतलब ये है ना कि जब भी आपका जो वेंट्रिकल है ना वो ब्लड बाहर फेंके और उस टाइम जो काम करेगा उसको हम कहेंगे स्ट्रोक वर्क, यानी वर्क डन बाय वेंट्रिकल टू इजेक्ट वॉल्यूम यानी ब्लड यानी स्ट्रोक वॉल्यूम, इसको हम कहेंगे स्ट्रोक वर्क। अब फिजिक्स में पता है वर्क किसको कहते हैं? अगर फॉर एग्जांपल ये दीवार है ना, ये दीवार है, अगर मैं इस पे इतना जोर लगा रहा हूं लेकिन ये हिल नहीं रहा है फिजिक्स में, तो ये मैं वर्क कर रहा हूं कि नहीं? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर मैं इस दीवार को जो है ना धक्का दे रहा हूं लेकिन ये अपनी जगह से तो हिल ही नहीं रहा है, तो ये फिजिक्स में ये वर्क में आ सकता है कि मैंने वो काम किया, वर्क किया? क्या कहते हैं? वर्क नहीं भाई, ये वर्क नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि फिजिक्स में वर्क उसको कहते हैं ना कि आप जो है ना फॉर एग्जांपल आप ये चेयर उठा के उधर लेके जाएं या उधर चला जाएं, ये वर्क है, ठीक है ना? लेकिन तो यहाँ पे भी वही सीन है, ठीक है ना? वर्क के वेंट्रिकल ने कुछ काम किया, बाहर जो ब्लड यानी स्ट्रोक वॉल्यूम फेंका और उस टाइम जो काम किया उसको हम स्ट्रोक वर्क कहेंगे, ठीक है ना? ये प्रेशर वॉल्यूम का जो है ना इक्वल होता है, ठीक है ना? और बाकी मैं तो कहता हूँ इसमें कोई इतना वो रॉकेट साइंस नहीं है। और स्ट्रोक वर्क जो है ना वो तो जो काम कर रहा है, जैसे कि हमने वॉल्यूम और प्रेशर की बात की, क्योंकि अब यहाँ पे प्रेशर आ गया है। प्रेशर किसका आया हुआ है? इयोटा की। ये वेंट्रिकल है, ये इयोटा है। इधर से डायग्राम से बता देता हूँ, देखें, ये वेंट्रिकल है, ये इयोटा है? ठीक है ना? अब यहाँ पे क्योंकि अब इयोटा की जो प्रेशर है वो जो है यहाँ पे है, ठीक है ना? अब वेंट्रिकल इस प्रेशर के खिलाफ तो काम कर रहा है ना। अब जो काम कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं ना। कि जो वेंट्रिकल का काम तो यही है कि ये ब्लड बाहर फेंके पर बीट में है, तो इसको जो है ना अब ये इसके खिलाफ जो काम कर रहा है उस प्रेशर के, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रोक वर्क। तो इसलिए इयोटिक प्रेशर इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक वर्क। ठीक हो गया? इसके अलावा नेक्स्ट में हमारे पास है इजेक्शन फ्रैक्शन, बहुत अहम, ठीक है? इजेक्शन फ्रैक्शन। अब इजेक्शन फ्रैक्शन है क्या चीज? ये किस बला का नाम है? तो देखिए, इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब ये होता है ना कि मैं कैसे बताऊं, हाउ द हार्ट स्क्वीजिंग, इसको कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। यानी फॉर एग्जांपल इज द फ्रिक्शन ऑफ द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, इसको कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। या हाउ द हार्ट इज स्क्वीजिंग, इसको हम कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है? अब इंजेक्टेड इन ईच स्ट्रोक वॉल्यूम, अब ये इसका जो है ना डायरेक्टली उसका जो रिलेशन है इजेक्शन फ्रैक्शन का वो कंट्रैक्टिलिटी के साथ है, ठीक है ना? अब नॉर्मली जो हमारे पास इजेक्शन फ्रैक्शन होता है ना वो है तकरीबन 0.55 या 55%, ठीक है ना? इतना हमारे पास ये इजेक्शन फ्रैक्शन होता है नॉर्मली। और अगर मैं इसका जो है ना वो इक्वेशन बता दूं तो देखें, इजेक्शन फ्रैक्शन जैसे कि हमने बताया कि आपका हार्ट जो है ना वो स्क्वीज करे, हाउ द हार्ट स्क्वीज, दिस इज कॉल्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, राइट? तो जब स्क्वीज कर देते हैं तो स्ट्रोक वॉल्यूम बाहर निकलता है ना। अब जब स्ट्रोक वॉल्यूम बाहर निकलता है और जो फॉर एग्जांपल जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो बाहर निकल, तो इजेक्शन फ्रैक्शन भी वही चीज है। देखिए, स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो देखें, अब स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ना हमारे पास मोस्टली नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो ये तकरीबन हमारे पास ना 80 होता है, 80, ठीक है ना? और ये जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है ये तो ऑलरेडी सबको पता है, वो है 140। तो अगर आप इसको डिवाइड कर ले इस पे तो ये तकरीबन हमारे पास ही आता है 0.05, ठीक है ना? तो 0.05, ठीक हो? ये इजेक्शन फ्रैक्शन। अब ये जो इजेक्शन फ्रैक्शन है ना, ये अगर फॉर एग्जांपल इजेक्शन फ्रैक्शन को अगर मैं इंक्रीज कर लूं, यानी इज रिलेटेड टू कंट्रैक्टिलिटी है, इस बात पे मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इजेक्शन फ्रैक्शन को इंक्रीज करूं,
तो कहने का मकसद क्या है कि मैंने जो स्ट्रोक वॉल्यूम है यानी ये वाला, क्योंकि इजेक्शन फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंडास्टोलिक वॉल्यूम। देखें तो इजेक्शन फ्रैक्शन जो है ना, अगर मैंने इसको इंक्रीज किया तो इसका मतलब ये है कि मैंने स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज किया, ऐसा ही है ना। और अगर मैंने स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज किया तो कहने का मकसद ये है कि जो एजेक्शन फ्रैक्शन होगा वो तो इंक्रीज होगा ही होगा, लेकिन इस टाइम जो कंट्रैक्टिलिटी है, जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है, क्या कंट्रैक्टिलिटी यानी जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है वो इंक्रीज होगा। जब वो इंक्रीज होगा तो कहने का मकसद ये है कि वेंट्रिकल जो मास है वो इंक्रीज होगा। जब वेंट्रिकल मास वो इंक्रीज यानी वक्त के साथ साथ ये वेंट्रिकल का जो मास है ना वो इंक्रीज होता जाएगा। जब ये इंक्रीज होता जाएगा, अब इस क्योंकि मैं पैथोलॉजी की तरफ थोड़ा सा आप लोगों का माइंड ले जा रहा हूं, ठीक है ना। तो जब ये मास इंक्रीज होगा इसको हम कहेंगे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। तो जब भी आपके पास, हाँ एक और चीज मैं बता दूं इजेक्शन फ्रैक्शन, क्योंकि ये आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। नॉर्मली जैसे हमने बात की ना कि नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन जो है ना वो है हमारे पास कितना, ये लिख ले, ये मैंने स्लाइड पे नहीं डाला है, तो ये आप लोग लिखो। तो देखिए जो नॉर्मल होता है ना इजेक्शन फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है ना, नॉर्मल जैसे कि हमने पढ़ा कि 0.05 या 55%, 55 इतना है ना, 55%, ये तकरीबन जाके वो 65 तक होता है, 265, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर मेरे साथ ना ये जो है ना 40 पे आ जाए, 40 टू 55, तो फिर हम कहते हैं कि जो इजेक्शन फ्रैक्शन है ना ये हमारे पास ना माइल्ड मतलब कम हुआ है, मसला है, ठीक है ना, तो ये माइल्ड में आता है। और अगर इजेक्शन फ्रैक्शन 30 से लेकर, ये आप लोग मेडिसिन में भी खैर हम करेंगे, ये मेडिसिन का वैसे टॉपिक मैं कर रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन खैर यहाँ से आप इनको जो है ना याद कर लो अच्छी बात है। 40, तो ये माइल्ड टू मतलब माइल्ड से थोड़ा सा ऊपर, तो हम कहते हैं कि माइल्ड सीवियर, हम कहते हैं माइल्ड सीवियर, तो इतना हमारे पास ये है। और अगर मैं इसको जो है ना वो क्या करूं, सॉरी ये मॉडरेट में आता है, मॉडरेट में आता है। और अगर मेरे पास माइल्ड मॉडरेट 20 टू 30 हो तो फिर हम इसको कहेंगे मॉडरेट सीवियर, ये मॉडरेट सीवियर है। और अगर ये लेस देन 20 आ जाए, लेस देन 20, तो फिर ये सीवियर है, ठीक है। तो देखिए जो इजेक्शन फ्रैक्शन है ना, अगर ये इंक्रीज होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन अगर इससे ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज होता है, तो फिर ये साइन है आपके पास उसका HCM का, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, हम पढ़ेंगे मेडिसिन में हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, ठीक है ना। क्योंकि इजेक्शन फ्रैक्शन इंक्रीज इसका मतलब है कि स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज। अब ये जो कंट्रैक्टिलिटी है ये इंक्रीज, जब कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज वक्त के साथ साथ जो वेंट्रिकल का जो मास है वो इंक्रीज होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और इसी को तो हम कहते हैं हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, क्लियर। और अगर तो ये जब भी आपके पास इजेक्शन फ्रैक्शन इंक्रीज होता है ना, तो ये साइन है हमारे पास हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी का। और अगर ये डिक्रीज हो जाए, ये डिक्रीज हो गया ना, ये भी डिक्रीज, तो ये किस चीज का साइन है, आपका हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। और जब आपका हार्ट सही तरीके से काम नहीं करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर। तो जब भी इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज हो तो ये साइन है किस चीज का, हार्ट फेलियर का। और अगर इंक्रीज हो तो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। तो यहां तक इतना मैं तो कहता हूं इधर तक काफी है,
ठीक है ना। बाकी जो है ना कार्डिक साइकिल हम कल करेंगे, हाँ लेकिन कार्डिक उसकी मैं बात करूँ कार्डिक ऑक्सीजन कंजम्पशन की, तो जैसा बुक ने लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन, आपका हार्ट ऑक्सीजन ज्यादा कब खाएगा, ऑक्सीजन डिमांड कब इंक्रीज होगी, जब हार्ट ज्यादा काम करेगा तो ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी, उसका खुराक ज्यादा क्योंकि जब तनवीर आप जब काम करते हो, आप जो है ना या बैडमिंटन खेल लेते हो या क्या नाम है इसका, कोई भी काम करते हो तो आपको भूख लगती है ना, खाना खाते हो यार बड़ी भूख लगी है, तो इसी तरीके से हार्ट भी जो है ना वो अपना क्या कर देता है, खुराक खाता है, खुराक उसका क्या है, ऑक्सीजन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी है जैसा कि हम बायोकेमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा है, ठीक है ना। और तो ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा होगी, जब ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा होगी स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा, जब स्ट्रोक वॉल्यूम यानी आपका हार्ट जो है ना स्ट्रोक वॉल्यूम बाहर ज्यादा फेंकेगा तो ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी, सही है। तो अगर आपका हार्ट जो है ना उस साइज से थोड़ा बड़ा हो गया है तो उस टाइम भी ऑक्सीजन जो है ना डिमांड ज्यादा हो जाती है, और अगर आप कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हो तो उस टाइम भी डिमांड ज्यादा होती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो तो तब भी आपके पास ऑक्सीजन की डिमांड जो है ना वो ज्यादा होती है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। कल हम जो है ना वो कार्डियक साइकिल करेंगे, सही तरीके से प्रिपेयर होके आ जाए कल, हाँ।